हेलो स्टूडेंट्स। आज बारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास में जो टॉपिक्स है उनमें से मेन टॉपिक मैंने पिक किए हैं और कोशिश करिए कि ज़्यादातर सारे टॉपिक्स कवर हो जाए आपके। और सभी टॉपिक्स के साथ में एक जो एटलीस्ट है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी रखा है मैंने, जो या तो आपका PYQ होगा या फिर आपके पास में रेप्लिका क्वेश्चंस होंगे। रेप्लिका मतलब न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चन जो एंटी का करंट पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखते वन बाय वन आपके पास में पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक आपके पास में सेल की। सेल के दो पार्ट यहाँ पे मैंने बनाए हैं। एक आपका गैल्वेनिक वोल्टेज या इलेक्ट्रोकेमिकल, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि किस सेल के अंदर जो सेल रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस है और किसमें नॉन स्पॉन्टेनियस। तो याद रखना आप यहाँ पे। तो जो आपका वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल है ये आपके पास, तो इसकी सेल रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, इस वजह से डेल जी क्या होगा आपका नेगेटिव। और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इस वजह से डेल जी जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद में फिर आपके पास में कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट या कंटेनर में होंगे। इसमें क्या होगा आपके पास में सेम कंटेनर सेम इलेक्ट्रोलाइट में। ये चार्ज वगैरह चार्ज भी दोनों पे क्या होता है अपोजिट होता है, एनोड कैथोड के ऊपर आपके पास में कंपेरेटिवली। और यहाँ पे क्या होता है सोल्ट ब्रिज यूज होता है, क्योंकि दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और डिफरेंट कंटेनर है, तो उस केस में सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज वहाँ पे यूज किया जाता है और दूसरे केस में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होगा। इसके बाद में अगला जो आपका पार्ट है वो है सॉल्ट ब्रिज। इसमें मैंने 3 पोर्शन लिए। पहला पोर्शन मैंने लिया है कि डेफिनेशन क्या होगी, फिर उसका क्या फंक्शन है और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा वो क्या होगा। तो डेफिनेशन आपके पास में है कि जो आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे उन दोनों इलेक्ट्रोड पे यू शेप की एक ट्यूब जुड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके से इस यू शेप की जो ट्यूब है आपके पास में है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपके पास अगार अगार या फिर आपके पास में जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सूटेबल या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपका यूज होगा। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए यूज करते हैं कि आपके पास में कि अगर रिएक्टिव आपके पास में यूज कर लिया और कोई आयन अगर रिएक्ट कर गया इलेक्ट्रोड के आयन से प्रिसिपिटेट अगर बन गया तो उस केस में सेल क्या हो जाएगा आपका डेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए ये करते हैं कि आपका इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज में वो इलेक्ट्रोड के आयन से रिएक्शन ना करें। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन है वो क्या है, एक तो ये सर्किट कंप्लीट करेगा, दूसरा जहां पे दोनों इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन बाई चांस अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं सेमी SPM के थ्रू, तो उस केस में जंक्शन जिस जगह कांटेक्ट होगा वहां पे चार्ज अपोजिट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं जंक्शन जंक्शन या फिर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो उसको क्या कर देता है ये प्रिवेंट कर देता है। और तीसरा आपके पास में है कि ये क्या करता है दोनों इलेक्ट्रोड के जो सॉल्यूशन है उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अगर आपके पास एनोड है तो उधर तो वो क्या करेगा आपके पास में ए को ए से मैच करा दीजिए एनायन, एनोड में ए डिप करेगा मतलब एनाइन, और कैथोड के अंदर आपके पास में सी है तो यहाँ पे कैटाइन मतलब C+ इधर डिप करता है कैटाइन कैथोड की तरफ, A4 एनाइन वो डिप करेगा आपका एनोड की तरफ। अगला आपके पास में है कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्या कंडीशन है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन, पहली कंडीशन तो बता दी कि ये क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए आपके पास में इलेक्ट्रोड के आयन के रेस्पेक्ट में। दूसरा जो कैटाइन और एनाइन इसके यूज करते हैं वो उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो माइग्रेट करने की टेंडेंसी होती है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होगी तो वहां पर भी आपकी न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन आपके पास में, इसमें सिंपल सा बोला है कि अगर आपने सेल के अंदर सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किया है तो उस केस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज के लिए सूटेबल नहीं है। तो सिंपल सा आपके पास में KSP वगैरह ध्यान हो तो Ag जैसे एनोड पे क्या होगा सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा Ag+E- जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। और एनोड पे मैंने अभी बोला एनोड में क्या डिप करेगा एनाइन। तो अब इन चारों इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया इसमें NO3-, NO3 Cl-, तो NO3- मतलब AgNO3 तो क्या होता है सोल्यूबल होता है, जबकि जो AgCl होता है वो क्या बनाता है वाइट PPT बना लेगा प्रिसिपिटेट। तो Cl- क्या करेगा AgCl का प्रिसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म कर देगा, तो उस केस में सेल की जो वर्किंग होगी वो क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप क्लोराइड कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर इलेक्ट्रोड के केस में
सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कौन सूटेबल नहीं है, NaCl और KCl, मतलब ऑप्शन थर्ड और फोर्थ आपका होना चाहिए, जो ऑप्शन ABCD दे रखा है। तो इसमें जो डी वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सिंपल सा है आपके पास कि जैसे ये कोई इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो मेटल रोड होगी, मेटल रोड किस में डिप करती है, मेटल आयन के अंदर, ये मेटल आयन है और ये मेटल रोड है। तो मेटल रोड और मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको ओपी बोलते हैं, और एक आपका आरपी। ठीक है, अगर आपने कंडीशन स्टैंडर्ड ले ली तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कंडीशन क्या होती है स्टैंडर्ड, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन और जो प्रेशर है वो होना चाहिए आपका 180। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर ये क्या बन जाएगा, SO, फिर ये बन जाएगा SRP। अगर आपके इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिलेटेड हो जाएगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, SRP से रिलेटेड हो जाएगा। और सेम इलेक्ट्रोड के लिए SRP और SOP में माइनस का डिफरेंस होता है। किसके लिए, सेम इलेक्ट्रोड के लिए, सेम इलेक्ट्रोड। जैसे एग्जांपल आपने क्या करा, जिंक इलेक्ट्रोड है, इसका SOP मैंने लिखा 0.76 वोल्ट, और SRP आपसे पूछ लिया तो आपको कुछ ही नहीं करना, जो वैल्यू है उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन सेम इलेक्ट्रोड ये होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक चीज और, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही क्या होता है आपका SRP, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर प्रोसेस में ऑक्सीडेशन दे रखा तो वो SOP बन जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो SEP ही क्या होता है आपका SRP। ये आपके पास में अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके अंदर आपके पास में करते क्या है कि जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स है उनको SRP या SEP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जैसे ये Li प्लस से आपका फ्लोरीन तक जाओगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू नेगेटिव है, ये जाते जाते आपके पास में क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि SRP या SEP क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, और SOP क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे सेम इलेक्ट्रोड के लिए माइनस का डिफरेंस, मतलब माइनस का साइन आएगा दोनों में। अब इसका यूज देखो, यहाँ पे SOP का मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उस केस में ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और एनोडिक भी हो, क्योंकि एनोड में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर SRP अगर हाई हुआ तो आपका रिडक्शन आसानी से होगा, और रिडक्शन आसानी से होगा तो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है ये आपके पास में, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इंक्रीज हो जाएगी, और कैथोडिक बिहेवियर भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर आपके पास में क्या देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछा जा सकता है कि हाई रिएक्टिव क्या करेगा, हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या पूछा आपसे, रिड्यूसिंग पावर, मतलब कुल मिला के स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपके पास में जो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है वो डायरेक्ट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका SOP ज्यादा होगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये SOP के तो डायरेक्टर, SRP के इनवर्स है। मतलब SRP अगर मिनिमम होगा तो RA की जो पावर होगी वो, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो अब देखिए इसके अंदर, अब यहाँ पे देखो कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है। अब कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है तो आप इसको क्या एज्यूम करोगे, ये SRP है। तो सबसे कम SRP किसका हुआ, माइनस साइन के साथ देखोगे तो A का। तो A तो क्या हो गया आपके पास में, सबसे पावरफुल हो गया। तो उसके बाद में B, फिर देखो 1.3 ये आपके पास, तो D तो हो गया लिस्ट, फिर C, फिर B, और सबके लास्ट में आ गया आपके पास A। तो ऑप्शन A क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे देखिए ये थोड़ा सा सेल डायग्राम वगैरह है। तो सेल डायग्राम में क्या करते हैं, आपके पास पहले एनोड बनाते हैं LHS RHS, और ये जो तो पैरेलल वर्टिकल लाइंस होती है किसको बताती है, सोल्ड फेज को, और सिंगल लाइन होती है वो किसको बताती है, फेज डिफरेंस को। जो फेज अलग अलग होती है ना सॉलिड लिक्विड, उसको ये बताती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद में EMF ऑफ सेल या E सेल, तो अगर आपको E नोड दे रखा है या E दे रखा है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, वहां पे
ऐड कर सकते हो। तो वो कैसे, तो वो ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, एसओपी एनोड, एसआरपी आपका कैथोड। जैसे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया है, आपको क्या बताना, सेल पोटेंशियल बताना, लेकिन किसका, जो बेस्ट सेल कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा ये आपके पास में एसआरपी देगा, क्योंकि यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये एसआरपी है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको चाहिए बेस्ट एनोड, बेस्ट एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से, ऑक्सीडेशन आसानी तो एसओपी, हाईएस्ट हो तो एसआरपी मिनिमम। तो मतलब ये आपके पास में हुआ एसओपी मैक्सिमम, तो एसआरपी क्या होना चाहिए आपके पास, मिनिमम। तो इंफॉर्मेशन क्या दे रही है आपके एसआरपी, तो एसआरपी मिनिमम किसका, बी का, तो बी तो आपका बन गया बेस्ट एनोड। अब बात करते हैं बेस्ट कैथोड। तो बेस्ट कैथोड का मतलब आपके पास में रिडक्शन आसानी से होना चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, एसआरपी हाईएस्ट या मैक्सिमम, अपने को दे भी एसआरपी दे रखा है, तो इन चारों में देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, डी की, तो ये बन गया डी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ई नोड सेल, तो ई नोड सेल के केस में क्या करोगे, ई नोड सेल में एसओपी एनोड प्लस एसआरपी कैथोड। अब आपके पास में एनोड को होना बी, तो उसका तो क्या दे रखा है एसआरपी, तो एसओपी के लिए क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये तो बन जाएगा 1.87। एसआरपी डी है तो डी का तो एसआरपी दे रखा था, आप डायरेक्ट यूज कर लो 1.30, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपके पास में क्या मिलेगा 3.17 आपका फाइनल इसमें आंसर होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन सी जो होगा ये गलत है, ये हो जाएगा 3.17 वोल्ट आपके पास में इसका फाइनल आंसर होगा। ये आपके पास है फिर नेक्स्ट इक्वेशन, तो इसमें देखिए ये आपके पास में सेल के लिए हो गई, और ये आपके पास में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। अगर इन डाटा की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं, ये फेराडे कांस्टेंट कैपिटल एफ आएगा, तो यहाँ पे आपके पास में टी कितना पुट करना, 298 केल्विन, आर आपके पास में 8.314, और फेराडे आपके पास में 96500, या एग्जैक्ट पुट करोगे तो 487 कूलम पर मोल पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये शॉर्ट आपके पास में हो गया। कई बार 0.0591 को ये 0.06 से भी कैलकुलेट करवा दे, तो कंफ्यूज वहां पे नहीं होना है। ठीक है, अब अगर आपके पास में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, आपके पास में जो ई सेल होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ई सेल जीरो होगा, और जो पी अपॉन आर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो ई नोड सेल की टर्म्स में आपके पास में इस तरीके से बन जाएगा। और अगर पीएच के टर्म्स में दे रखा है तो ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू 0.059, पीएच आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, और डेल्टा जी नोट ये आपके पास में है, और नॉर्मल कंडीशन में लिखोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। कई बार आपसे पूछ सकता है इस बार, क्योंकि पेपर री अटेम आपके पास आ रहा है, तो डब्लू सेल अगर आपसे पूछो तो आप क्या करना, डेल्टा जी का मोड ले लेना, और आपसे पूछे कि डब्लू सेल मैक्सिमम अगर पूछे तो उस केस में क्या करना, डेल्टा जी नोट का आप क्या करना वहां पे मोड लेना। अगर वर्क डन भी आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ से क्या करना आपको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताना विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ये नेक्स्ट इक्वेशन से ही बनाया है, तो इसमें क्या होगा आपके पास में अगर बात हो तो E इक्वल टू ई नोट, और इसको पीछे लिखता हूं क्योंकि आपका टेम्परेचर आगे रहेगा, 2.303 R अपॉन एन एफ, ये आपका लॉग P अपॉन R, और इससे मल्टीप्लाई होगा आपका T, और उसके साथ में आएगा ए नोट, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप तो आपका नेगेटिव है। तो अब जो ई नोट होगा वो सी के बराबर है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना दे रखा है 1.10 वोल्ट, मतलब डायरेक्ट यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ क्या करना था यहाँ पे आपको इक्वेशन कंपेयर करनी थी बना के। ठीक है जी, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, दो इक्वेशंस दे रखी है, दो इक्वेशंस का ई नोट आपको दे रखा है, और
और थर्ड वाली इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए नोट पता करना, तो ध्यान से सुनिएगा इधर। अगर इक्वेशंस को प्लस माइनस करने पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो उस केस में आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या आपके पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको डेल्टा जी की टर्म्स में प्लस माइनस करोगे, तो तीनों ही इक्वेशन की डेल्टा जी नोट यहाँ पे लिखो, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है। फिर इक्वेशन को प्लस माइनस करो, प्लस माइनस जैसे करोगे उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा जी नोट जो आ रही है उसको भी प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। एक बार इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं फिर नहीं होता है तो। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे फर्स्ट इक्वेशन की डेल्टा जी नोट अपने यहाँ बनाते हैं। तो डेल्टा जी नोट 1 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 3, तो -3f, ये कितना है 0.036 वोल्ट, इसको जैसे रख। फिर अपन क्या करते हैं, सेकेंड वाली की बना लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट 2 इक्वल टू, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो -2f और यह है 0.044 वोल्ट। ठीक है, थर्ड वाली की बना लो, डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल टू -1fe। अब अपने को ये इक्वेशन लानी है, तो देखो इसमें अपने पास में Fe+3 रिएक्टेंट साइड 1 मोल, इन दोनों में देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको 1 दे देता हूं मैं, ये 1, ये सेकंड और ये आपकी थर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपके पास में, ये रिएक्टेंट साइड है, इधर भी रिएक्टेंट साइड, तो फर्स्ट वाली तो क्या होगी जी प्लस होगी, और ये आपका Fe+2 यहाँ चाहिए आपको प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, सेम क्वांटिटी लेकिन साइड अपोजिट है, तो उसको क्या कर दो माइनस कर दो। तो सेकंड वाली क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आपके पास में आ जाएगी थर्ड के बराबर। तो जो चीज आपने यहाँ करी उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा जी नोट जो वो लिख लो आप, मतलब आप इक्वेशन बनाओगे डेल्टा जी नोट 3 इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 माइनस डेल्टा जी नोट 2, ये बनेगा -FE, ये 1 वाला बन जाएगा आपका -3F, ये आपके पास माइनस है इसमें, .036। ठीक है, और अगले में अपन बात करते हैं, तो अगले का भी क्या आपके पास में, ये आपका उल्टा किया तो माइनस आ जाएगा, और इसमें आपके पास बनेगा -2f और इसका खुद का माइनस आपके पास। अब क्या करो, इस इक्वेशन को, क्योंकि ये तो आपके पास प्लस, ये वाला पोर्शन तो प्लस हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका माइनस रहेगा, इधर आपके पास माइनस है, तो आप माइनस से f से क्या करो डिवाइड करो, तो क्या बनेगा E इक्वल टू, यहाँ आपके पास में बन जाएगा, ये प्लस हो गया था तो आपके पास में माइनस बनेगा 3 × 0.036। ठीक है, इधर आपके पास में क्या हो गया था, ये तो प्लस हो गया था, ये माइनस बचा था, माइनस से आपने डिवाइड करा माइनस एफ से, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बचेगा आपके पास में 2 × 0.44। ठीक है, अब आप यहाँ से कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 0.36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 0.0108। ठीक है, प्लस ये कितना बनेगा 0.88, ये आप माइनस करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको डिप करा pH3 मतलब pH इक्वल टू 3 के अंदर वाले सॉल्यूशन में, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल बोला है तो आपको क्या एज्यूम करना, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, तो आप रिडक्शन के साथ जाओगे, तो उस जगह आपके पास में E नोट रिडक्शन आपको फाइंड आउट करना। मैंने जो पीछे रिलेशन बताया था वो ऑक्सीडेशन के साथ, सेम इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है माइनस का डिफरेंस होता है, तो आप यहाँ क्या करोगे E नोट रिडक्शन इक्वल टू उस फॉर्मूले में माइनस लगा देना, 0.0591 इंटू pH था तो वैल्यू आप रख दीजिए 0.591 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉइंट, ये आपके पास 0 तो 3 से करोगे 3, फिर आपका
27, 27 और 15, 17, तो ये आपके पास में जवाब हो जाएगा 0.01773 वोल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया आपके पास में, ये नेक्स्ट इक्वेशन का यूज होगा यहाँ पे। ई नोट आपको दे रखा है, कंसेंट्रेशन जो है आयंस की वो अलग अलग है, और जो नेट चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर किसी एक के लिए देखोगे तो उस आपके पास में सेम आएगा दोनों तरफ, तो वो 2 है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट जिंक प्लस 2, सॉलिड वाला तो यूज करना नहीं है, दूसरा आपका कॉपर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करते जाइए, 1.01, ये कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड 2, और ये लॉग जिंक की कितनी दी है कंसेंट्रेशन, जिंक दिया 0.1, और ये कितना दिया 0.01, तो आपके पास में क्या बचेगा 1 ये हो जाएगा 0.03 लॉग, यहाँ क्या बचेगा 1 डेसिमल तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 टू पावर, ये आपके पास में 100 बनेगा, ये 10 बनेगा तो एक जीरो पर बचेगी, तो लॉग 10 कितना होता है 1, तो आपके पास में 1.10 माइनस 0.03, तो जवाब हो जाएगा 1.07 वोल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, केसी पूछा, क्या दे रखा, हैज बीन फाउंड टू 100 केसी, ई नोट आपसे पूछा है, केसी आपको दे रखा है, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ। इसमें क्या यूज होगा, ई नोट इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड एन लॉग केसी, अगर आपको याद है के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा 0.295, और ये log 10 टू पावर 2। अब पावर कहाँ आ गई सामने, log 10, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना ही आंसर आपके पास देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछ सकता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके ई नोट भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में है थोड़ा सा ये वाला पार्ट, कंडक्टर वाला पार्ट, कि कंडक्टर जो है वो 2 टाइप के हैं, मेटेलिक और मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक, या फिर दूसरे आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक, या इसको आयनिक भी बोल देते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। यहाँ पर आपके पास में इस जगह जो कैरियर होगा, मतलब ट्रांसफर जो होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ किसका होगा, आयंस का होगा। इसमें किसी भी टाइप का कोई मास या कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, जबकि इसके अंदर क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मास का डिपोजिशन हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन्स की वजह से, यहाँ जो आयंस इलेक्ट्रोलाइट और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उनके बीच में, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होगी या जो कंडक्टर के अंदर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, जबकि आयंस के अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से फास्ट हो जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरफ जो आपके पास होगा इस पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास में ये हो जाएगी आयोनिक कंडक्टेंस, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो आगे देखिए, अब इसमें आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है उसके आपके पास में 4 डिफरेंट पार्ट्स है। सबसे पहले तो नॉर्मल जो कंडक्टेंस है जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस की इनवर्स होती है, यूनिट आपकी महो हो गई, ऐसा यूनिट आपकी सीमेंस या ओम इनवर्स आपके पास में है। और जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, तो ये क्या होगा आपका सेल कांस्टेंट L/A, इसको बोलते हैं जी स्टार या सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास में बन जाएगा, तो इसकी यूनिट बनेगी महो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आपके पास सीमान सेंटीमीटर इनवर्स। फिर है मोलर कंडक्टेंस, और लास्ट वाली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखे हैं, के कप्पा को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल एम आपका मोलरिटी होगा, कैपिटल एन आपका नॉर्मेलिटी होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से या फिर यूनिट वगैरह आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट, तो ये आपके पास में इसका फ्लो चार्ट होगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके पास में है कि क्या करना, आपके पास में इसमें नॉर्मलिटी आपको दे रखी है, दूसरा आपके पास में क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस के साथ साथ सेल कांस्टेंट दिया है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपने को बतानी है, तो उसका फॉर्मूला भी आया था लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। तो सबसे पहले तो अपने को कप्पा, तो कप्पा इक्वल टू क्या था अपने पास में, ये था जी इंटू L/A। अब जी तो अपने को दिया नहीं, क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया है, तो जी अपने पास में हो जाएगा 1/R, तो ये 1/210 आपके पास में जी बन जाएगा।
तो कप्पा कितना आ गया, कप्पा आ गया 1/210 और सेल कांस्टेंट कितना दिया 0.66। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर एन आपको दे रखी है तो लेमडा इक्वल टू क्या करना है 210 इंटू 0.66 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 0.01। ये इसमें से इसको सोल्व करना, डेसिमल वगैरह आपका सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर वो बढ़ जाएगी और आपके पास में जो मेन बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ पर, अगर इसको मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई तो 66/210 इंटू 10 टू पावर 3, तो एक पावर और बढ़ा लेना, तो ये 660/210 इंटू 10 टू पावर 2, तो ये अप्रोक्स आपके पास में जो आंसर आएगा, क्योंकि ये कितने टाइम्स आपके पास में जा सकता है, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 पॉइंट फिर कितना बच गया आपके पास में, ये बनेगा आपके पास में 630, तो फिर 30 बचेगा, फिर 300 उसमें कितने टाइम जाएगा 1 टाइम इंटू 10 टू पावर 2 आपके पास में इस तरीके से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसकी होगी, तो उसमें क्या देखना होता है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट किसमें है या फिर स्ट्रेंथ कहाँ पे। अब ये सारी के सारी क्या ऑर्गेनिक है, तो इसमें क्या देखने की एसिडिक स्ट्रेंथ, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके अंदर जो माइनस आई होता है वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है और माइनस आई जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें जो आपके पास में फ्लोरो, क्लोरो, डाईफ्लोरो, तो डाईफ्लोरो मतलब ज्यादा माइनस आई होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो किसमें होगी, बी में, वो मोस्ट एसिडिक है इन चारों के अंदर। तो अगर आपसे ऑर्डर भी पूछ ले तो ऑर्डर का जवाब जो आपके पास होगा बी में सबसे ज्यादा होगी, फिर आपके पास ए, उसके बाद में आपका क्लोरो, डी, और फिर जो नॉर्मल आपका एसिटिक एसिड है सी वाला ऑप्शन आपका सबसे लिस्ट रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपके पास में है, तो अगर ऑर्गेनिक है तो आप एसिडिक नेचर को प्लस आई, माइनस आई या फिर प्लस एम माइनस आई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उससे आप कंपेयर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए लास्ट में आपके पास में क्या है, ये आपके पास में फैक्टर है, थोड़ा सा कई बार यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो सबसे ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये तीनों तो आपकी इंक्रीज होएगी, जबकि जो कप्पा है वो डिक्रीज होएगी। डिक्रीज क्यों होएगी, डिक्रीज इसलिए होएगी क्योंकि ये जो है ये पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन होती, तो पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन होने की वजह से क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस आपके कम हो जाएंगे। तो कप्पा वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। बाकी आपकी जी मतलब कंडक्टेंस, लेमडा एम, लेमडा इक्यू या लेमडा एन, ये तीनों डाइल्यूशन पे इनकी सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्टर है डाइल्यूशन। इसके बाद में आपके पास में कोलराउस लो, तो कोलराउस लो मेनली आपके पास में इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर आयंस के बीच में किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो आयन अपनी कैपेबिलिटी के साथ में आसानी से क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, अपनी जो स्पीड होगी नेचुरल उसके साथ वो माइग्रेट करेगा और एक्चुअल रीडिंग आपको वहां पे मिलेगी। तो उस केस के अंदर आपके पास में उस वहां पर उसके जो भी आयंस इलेक्ट्रोलाइट की उनकी इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस है उनका अगर सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन सी पे जो लैम्डा है वो कितनी है, और जो लिमिटिंग या जो इन्फिनिटी के ऊपर जो है उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया, ये एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन, वहां पे एसिटिक एसिड वाला पार्ट का है, ये आपके पास में अदर वाला है। अब इसमें करना कुछ ही नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उनको डिकम्पोज कर लो और जो पूछा गया उसको डिकम्पोज कर लो। फिर देखो कि जो आपको पूछा गया उसके आयंस को आप इन तीनों से कैसे ला सकते हो प्लस माइनस करके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो कंडक्टिविटी दे रखी है लिमिटिंग वाली उसको प्लस माइनस करना। सबसे पहले आपके पास NaCl है, तो NaCl को ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, Na+Cl-। दूसरा क्या आपके पास KBr, तो ये मिलेगा K++Br-। तीसरा आपके पास में है KCl, तो यहाँ मिलेगा K++Cl-। और अपने को क्या चाहिए, अपने को फाइनल में चाहिए Na+ और Br-। तो देखो अब यहाँ पर तो इसके अंदर आपके पास में क्या क्या है, इसमें Na+, तो ये वाली जो इक्वेशन होगी फर्स्ट वाली ये तो ऐड होगी, फिर उसके बाद में क्या चाहिए Br चाहिए, तो सेकंड वाली मतलब ये दोनों तो ऐड होगी,
फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्लोराइड और पोटेशियम आपके पास बचेंगे, तो थर्ड वाली को क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये किसके बराबर हो जाएगी, 4। जो चीज यहाँ करी है वही चीज इनकी कंडक्टेंस के साथ कर लो। तो फोर्थ वाली की जो कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, फर्स्ट वाली की वैल्यू डायरेक्ट है प्लस, क्योंकि कोफिशिएंट सेम था तो किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होगा आपके पास, सेकंड वाली पे डायरेक्ट ऐड होगी और थर्ड वाली आपकी क्या हो जाएगी, माइनस। तो इन दोनों में से माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास में, प्लस का 2 बचेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128, जो आपके पास में सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए 11 दो आगे, तो ये 12 है, फिर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गया आपको, बेनिफिट हुआ। अब यहाँ पर ये डेबाई हक्कल इक्वेशन से ये ग्राफ दे रखा है, तो स्ट्रेट लाइन जो आपके पास में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होती है अगर आपको ध्यान हो, और जो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है ये किसका होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको सिंपल सा ये देखना कि P आपका स्ट्रॉन्ग होगा और Q आपका क्या होगा, वीक होगा। तो P में देखो ये वीक कैंसिल आउट, ये भी वीक, ये भी वीक, ये आपका स्ट्रॉन्ग, सेकंड पार्ट चेक करो वीक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब देखिए इसके अंदर ये फेराडे मतलब लास्ट का पोर्शन आ गया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फेराडे और सेल वाला। फेराडे लॉ के अंदर आपके पास दो पोर्शन है, पहला आपके पास में डिपॉजिट जो मास है वो बताता है, इसमें जो जेड है वो क्या है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट मास और फेराडे कांस्टेंट का रेशियो होता है। तो यहाँ पर आप करंट की फॉर्म में या फिर आपके पास में फेराडे या फिर इक्विवेलेंट मास के टर्म्स में ये फॉर्मूला आएगा, तो न्यूमेरिकल या फिर स्टेटमेंट सीधा सा। दूसरा, अगर आपने चार्ज कांस्टेंट कर दो और आपके पास में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर आप क्या करो कि सेम चार्ज पास आउट करो, तो डिपॉजिट जो मास होगा इसमें क्या होता है आपका Q सेम होता है। उस केस के अंदर आपके पास में जो डिपॉजिटेड मास होगा उसका रेशियो उन एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है। तो ये भी आपके पास में फॉर्मूला बेस रहेगा। अगला आपके पास में है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका डीकम्पोजिशन करती है, डिसोसिएशन करते हैं। अब इसमें सिंपल सा ये ध्यान रखना आप कि एक आपके पास एनोड हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही तो ये पॉजिटिव होगा, और दूसरा आपके पास में कैथोड है तो ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा आपके पास में जो एनाइंस है वो माइग्रेट करेंगे, क्या होगा, एनाइन का माइग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा आपके पास में कैटाइन का माइग्रेशन। और माइग्रेशन, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे क्या देखना, एसओपी हाईएस्ट या मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या देखना आपको, रिडक्शन होगा तो एसआरपी मैक्सिमम। अब हर आयन हर रिएक्शन का एसओपी एसआरपी तो आप याद नहीं कर सकते, तो आप सिंपल सा ध्यान रखना कि जितनी आपके पास में, जैसे मैं लिख देता हूँ, आयनिक जो मोबिलिटी होगी वो क्या होती है, इनवर्स होती है हाइड्रेटेड या सोलवेटेड साइज की, और ये किसके बराबर होती है, जो गैसियस स्टेज होगी हाइड्रेटेड साइज जो होगी भैया, ये उसके ऊपर जो चार्ज होगा, जो उसकी साइज होगी उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके में क्या कर सकते हो, रट्टा ना मार के आप क्या करो कि जो आयन जितना छोटा होगा उसका माइग्रेशन क्या होगा उतना फास्ट होएगा, तो उसके न्यूट्रलाइजेशन होने के चांस उतने ज्यादा हो जाएंगे। जैसे OH माइनस और Cl माइनस, तो इन दोनों में से जो माइग्रेशन होगा वो किसका होता है, क्लोराइड आयन का ज्यादा होगा, क्योंकि इसको याद करने का तरीका है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन साथ में क्या कर दिया, एक एटम और ले लिया, मतलब ये तो डाई एटॉमिक वाला आयन हो गया, तो इस केस में इसकी साइज क्या होगी आपके पास ज्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से इसका माइग्रेशन ना होगी, किसका होगा, Cl माइनस का। तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसओपी एसआरपी सारी के सारे एलिमेंट्स का याद करना पॉसिबल नहीं है। ये कुछ मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए हैं। इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आपके पास में कि अगर एक्वस NaCl है तो आपके पास Cl2H2, और इलेक्ट्रोड भी यूज किए कि रिएक्टिव है आपके पास में इनर्ट। ये वाला पोर्शन जरूर ध्यान रखना, ये वाला। अगर आप कॉपर सल्फेट के केस में इनर्ट इलेक्ट्रोड लोगे तो O2 और कॉपर मिलेगी आपको, और अगर आपने एक्वस मतलब एक्वस कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिए तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है, ये रिएक्टिव है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर, उस केस में एनोड के ऊपर क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा,
और कैथोड पे क्या होगा, आपके कॉपर का डिपोजिशन होगा। अगर आपको ध्यान हो तो ये किस में जाता है, ये जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाला पोर्शन। किस पोर्शन में जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाले पोर्शन में ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद में ये लास्ट आपका फाइनल टॉपिक आ गया यहाँ पर, ये बैटरियों के बारे में। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना आपको, एग्जांपल्स तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपके पास में। ये H2O2 सेल हो जाएगा। इनमें एनोड किसका बना होता है, एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। कैथोड आपका किसका रहेगा, ये आपको याद करना है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, और साथ में उनकी कैथोडिक एनोडिक जो रिएक्शंस है वो। तो आएगा अगर क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको पूछेगा कि एनोड किसका बना होगा, या उस पर कौन सी रिएक्शंस हो रही है, या कैथोड क्या है, उस पर क्या रिएक्शन, या नेट सेल रिएक्शन आपके पास में क्या है। तो इसमें से मोस्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें से आप एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये आपकी एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन हो गई। इनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना, आप ऐड कर देना, तो सेल रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती। अब जो बचे हैं पीछे आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए शायद। हाँ, ये नंबरिंग गलत हो गई थी, 12। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये फिर 13 होगा, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, 16 क्वेश्चन हो जाएंगे 15 की जगह। यहाँ पे क्या करा है कि आपको चार्ज बताना है, 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को कन्वर्ट करना है किसमें, Cr+3 के अंदर आपके पास में। तो देखो यहाँ से इसमें ये 2 मोल आपके पास में, तो ये भी 2 होगा, तो टोटल नेट चार्ज +6 होगा। इधर कितना होगा, +12। तो कितने का डिफरेंस होगा यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर आपका 6 का डिफरेंस होगा। तो जितना यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा उतने ही फेराडे चार्ज आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके पास में, 6 फेराडे, या फिर 6 × 9 6 500 कूलम चार्ज आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 13 में। आगे आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। इसमें क्या दिया आपके पास में कि NaBr जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस आपके पास में करना है। तो देखो इसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हो। ये आपके पास में NaBr, तो Na+ होगा सॉल्यूशन में, Br- होगा, H+ होगा, OH- होगा। लेकिन ये जो है ये क्या होंगे आपके पास में, नॉट सिग्निफिकेंट या वेरी लेस अमाउंट। क्यों, क्योंकि आपके पास में जो वाटर होता है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये एक चीज तो आपके पास में हो गई कि आपके पास H+ या OH में से कोई भी अगर माइग्रेशन शो कर रहा है तो वहां पे आपको आयन नहीं मिलेगा, उसका जो सोर्स होता है मतलब वाटर है उसको ही माइग्रेट करवाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आपके पास में केटाइन के केस में तो क्लियर है, केटाइन में तो आपके पास में Na+ H+ है, सॉरी हाँ, और दूसरे आपके पास Br- OH-। तो इसमें से तो आपके पास में कौन जाएगा, Br-। केटाइन के केस में जो होगा वो H+ माइग्रेट करेगा। तो H+ तो आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ है नहीं, तो वहां पे क्या करोगे, इसके सोर्स को माइग्रेट कराओगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पे कौन आएगा आपका Br-2, ये आपके पास में कन्वर्ट हो जाएगा Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपके पास में कैथोड, तो कैथोड के केस में क्या होगा, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इस तरीके से आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको 2OH और ये H+ है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, H2 गैस देखने को इस तरीके से मिल सकती है। इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ से ये 2 आपके पास में होगी। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो H2 और Br2, जैसे मैंने पीछे बताया था। देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा आपके पास में Cl2 और H2। तो ये एक बस NaCl जैसा ही केस है। Cl2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, Br2 आ जाएगा। और बाकी दूसरी जो वाली जो गैस थी वो क्या थी, H2। तो यहाँ पर भी देखो क्या मिला आपको, H2 ही मिलेगी इस जगह, क्योंकि +1 से कहाँ गया ये 0 में, तो क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है ये 14 है, लेकिन एक्चुअल में आपका 15 क्वेश्चन है। इसमें क्या करना आपके पास में कि 2 मोल एल्यूमिनियम को डिपोजिट कराने के लिए x कूलम मिला। तो एल्यूमिनियम का भैया आपके पास में एल्यूमिनियम नाइट्रेट, मतलब ये हो गया AlNO3 होल थ्राइस। तो ये Al+3 में है, इसको कन्वर्ट करना Al में। तो n फैक्टर कितना आ गया, 3, मतलब इसके 1 मोल को डिपोजिट कराने के लिए 3 फेराडे चार्ज।
तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल के लिए चाहिए 6 फैराडे। अब बात करते हैं नीचे कि मैग्नीशियम को डिपॉजिट करवाना है कहाँ से, Mg+2 से। तो जब Mg+2 से आपको डिपॉजिट कराना Mg के अंदर, तो n फैक्टर 2 हुआ, मतलब आपके पास में इसके 1 मोल के लिए चाहिए 2 फैराडे। अब अपने पास में टोटल कितने, 6 फैराडे। तो 6 फैराडे से कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 3 मोल। तो आपका जवाब क्या होगा कि कितने मोल आप मैग्नीशियम डिपॉजिट करवा सकते हो, तो वो हो गया आपका 3 मोल। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, लेकिन एक्चुअल में आपका हो जाएगा 16। इसमें क्या करना है आपके पास में कि H2O का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो कितनी गैस आपके पास में यहाँ पे 2 फैराडे चार्ज पास करने पे लिबरेट होगी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर H2 गैस मिलेगी, O2 गैस मिलेगी। अब इसका n फैक्टर आपके पास में होता है 2, 2 फैराडे, 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट। तो 2 फैराडे हैं तो 2 इक्विवेलेंट, मतलब ये तो मिल गई 1 मोल, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट आ जाएंगे 2 फैराडे से। O2 का जो आपके पास n फैक्टर होगा 4, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपके पास में 4 फैराडे मतलब 1 मोल। अब आपके पास 2 फैराडे चार्ज था, तो ये कितनी मिलेगी, आधा मोल। अब ये टोटल कितनी होगी आपके पास 1.5 मोल, 1 मोल का 22.4 प्लस 11.2। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर आपको एक क्वेश्चन का बोनस हो गया। मैंने बनाए थे 15 लेकिन बन गए 16 इस तरीके से। तो ये आपका पोर्शन, फिजिकल वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जीओसी की बारी, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ और रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ पोर्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हमारा ये जो प्रयास है ये अच्छा लग रहा है और ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि किस पोर्शन में आपको ज़्यादा डाउट हो, तो उसका सेपरेटली वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।